अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? शुरू करते हैं। तो क्या कोई ऐसा है कि जिसने वो पॉकीमोन वाला कंप्लीट कर लिया? जबरदस्त यार है। सबमिट कर दिया, बेहतरीन। कदम बढ़ाओ। ये वाली एक खोल देना, बाकी बनाया नहीं। ये उसकी वेबसाइट पहले से बना लेते। ये अभी बनाई, कल कंप्लीट किए पोकेमॉन वाले। गुड हो गया, अच्छी बनाई। तो भाई माशाल्लाह से तकरीबन 3 लोगों ने जमा करवाया। तो अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि ओरिजिनल वेबसाइट ही खोल ली। ठीक है, मतलब मेहनत की है यार। हाँ, पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन अच्छा है बहुत। ये क्या भाई, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल? ये क्या चीज़ समझती है भाई? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल भेज दी और उसमें क्या लिखा हुआ? चिकन ब्रोस्ट। और ये कौन है भाई? मोहम्मद अली। सही है भाई, असाइनमेंट में नाम आ जाए तो इस वजह से कुछ भी भेज दो। ये ज्यादा सही है। अच्छा, यहाँ से देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ नया बनाया है इन्होंने ना। मैंने यहाँ गौर नहीं किया, खोलने के बाद पता चला। तो अच्छा, प्रीव्यू भी है भाई। नहीं बनाया तो है ना यार, देख क्या बात। ये कंप्लीट तो बना हुआ है, फिर क्यों? इमेज तो नहीं है। ये क्या सीन है भाई? कौन है भाई ये? माशाल्लाह से तो वो ये बना भी रहा खुद से या नहीं बन रहा है? मैं तो परेशान है यार, कंप्लीट बना दिया है ये तो। सर मैंने चेक नहीं किया चला के, और लेग भी बिल्कुल ओरिजिनल रहा है ना यार। बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर दी मैंने, देखा तो इमेज निकली। चलो खैर है। तो मतलब एक ही बंदे ने बनाया है, अरीब ने। अरीब कौन है? जबरदस्त भाई, वेरी गुड। और कोई है जिसने बनाया? कहाँ है? सबमिट भी तो करते हैं ना यार। देखिए ना, अगर आप जल्दी सबमिट करवाते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पे इसको खोल के देखते हैं, सब पूरी क्लास देखती है। ये अलग बात है। एक करा है सबमिट किसी ने? नहीं, 3 ही। अच्छा भाई, सीएसएस जो है ना हमारी ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, तो बस अब ये है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, वरना रह जाती है ना तो फिर कभी नहीं हो पाती। फिर जो है ना हम हमेशा के लिए मतलब फील्ड में तो आ जाते हैं, लेकिन ये बोलते हैं यार हमारी सीएसएस अच्छी नहीं है यार। ठीक है, तो
कोशिश हमें ये करना है कि भाई पहले हमें अपने अपने आप को फ्रंट एंड के लिए तैयार करना है। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब जो वेबसाइट का डिज़ाइन हो गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हद तक थोड़ी फंक्शनैलिटी, CSS, HTML, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड में आती हैं। तो इसके लिए अपने आप को रेडी कर लेना है पहला स्टेप, और इसके थ्रू मार्केट में इन हो जाना है कि इसमें आराम से जॉब मिल जाती है आपको। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपकी जो इंटरव्यूज होंगे तो वो भी बेसिक से ही होंगे, तो जाहिर सी बात है आप बता भी सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट बैकएंड पे जाना, ठीक है, APIs बनाना और आगे जो सारी चीज़ें होंगी बड़े लेवल पे जाना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें उस तरह के क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में आपके, और वो जो आप फेल हो जाएंगे तो फिर जा नहीं पाएंगे। तो पहला स्टेप जो है ना मार्केट में इन होने के लिए, फ्रंट एंड वाली साइड जो है वो बहुत बेहतरीन है। तो कोशिश करके हमें अपनी HTML और CSS जो है ना दोनों बेहतरीन कर लेनी है कि यार कुछ भी बनवा लो। ठीक है, मतलब चले खुद अपनी थिंकिंग से कुछ नहीं बना रहे, लेकिन ऐसा हो जाए कि सामने कोई चीज़ हो ना उसको देख के पूरा कॉपी कर दें। ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट वाला नहीं, देख देख के मतलब बना देना वाला। ठीक है, तो लाइक इसमें आपको फिग्मा की फाइल्स मिलती हैं, वो मैंने बताया था, जो कि अभी मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसको देख देख के आपको बनाना होता है। तो इस पे अभी अपना हाथ आप सेट कर लें कि भाई इसको बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइन को बनाएं। इतना देर देर से क्यों आ रहा हो आजकल? बाइक बात हो, जैकेट वैकेट पहन के आओ ना, तो फिर भी हवा लग रही। ठीक है भाई, तो कोशिश करके जितनी प्रैक्टिस अभी हो सके करें। ठीक है, ताकि जो भी इश्यूज हैं, जो भी चीज़ें वो आपकी अभी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि देख इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब ये फर्स्ट मॉड्यूल ख़त्म होगा, सेकंड शुरू होगा जावास्क्रिप्ट, तो तकरीबन 1 से 2 महीने तक ना हम HTML CSS नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों कि भाई क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ ले होंगे हम। ठीक है, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी HTML CSS वगैरह की। तो उस पीरियड में होता ये कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स आपको दूंगा, आप बनाएं। तो लेकिन जिसने अभी ज़्यादा काम कर लिया ना, हर असाइनमेंट बनाया और अच्छा बनाया, तो उसको इशू नहीं होगा, उसको चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि उसने काम बहुत ज़्यादा कर लिया। तो इस वजह से देखें, ये भी बनाएं जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, और साथ में अपना भी कुछ बनाया करें सोच के कि यार मैं अपनी तरफ से ये बनाया हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाते हुए लाके कि सर देखें हमने अपनी तरफ से बनाया। तो अपने आइडियाज़ भी लाया करें और उस पर काम किया करें कि भाई मैंने आपको ये पॉकीमॉन दिया है कि आप कोई दूसरी वेबसाइट देख लें, उसको शुरू हो जाए बनाना। ठीक है, फिर उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं, चीज़ें हैं, वो पूछ लें और कंप्लीट करके फिर दिखाएं। तो इस तरह से भी करें काम आप। मैंने आपको देखिए बेसिक असाइनमेंट दिए ही नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको मैंने बोला वेबसाइट बनाओ। ठीक है, वो अलग बात थी, वो हम शुरू चलते बोलते हैं कलर लगा लो टेबल पे, ये वो ज़्यादा बेसिक आपको दिए ही नहीं। तो इसी में आपकी सारी प्रैक्टिस होनी है। 15 लेआउट आई थिंक हो गया था, इमेजेस पे भी हमने कर लिया था ऐसा ही, बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगाना हमने सीख ली थी। अच्छा, अब 17, 18 और 19, तो ये तीनों जो है ना वो थियरी है सारी। 17 में क्या है भाई, HTML5 लेआउट। क्या HTML5 में कुछ न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके बारे में थोड़ा ये बता रहा है। ठीक है, हाउ ओल्ड ब्राउजर अंडरस्टैंड न्यू एलिमेंट्स, थोड़ा ये थ्योरी बता रहा है, और स्टाइलिंग क्या क्या चेंज हुआ है, न्यू आया है इसमें HTML5 में। तो सारी जो है ना ऑलमोस्ट थ्योरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक बॉडी है, बॉडी के अंदर एक मेन हमारा डिव है जिसको आईडी दी हुई पेज, ये हमारा पूरा पेज है। पेज के अंदर हमारे पास एक डिव है हेडर का, फिर एक नेविगेशन बार, फिर कंटेंट, फिर आर्टिकल, फिर फुटर और फिर एक साइड बार। साइड बार का मतलब ये कि साइड मेन्यू होगा, या राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, तो इसको हम साइड बार बोलते हैं। मेन्यू भी हो सकता है और इसमें कंटेंट वगैरह भी हो सकता है कुछ भी, पर इसको हम बोलते हैं साइड बार, साइड सेक्शन को।
तो अब इसको हर चीज को ना हम डिव से बना रहे हैं, ठीक है। डिव क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, और ग्रुप बन जाता है चीजों का। या हेडर है तो हेडर का ग्रुप बन गया, फुटर है तो फुटर का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ HTML5 ने कुछ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो ये सारी चीजें हम उनसे कर सकते हैं। जैसे कि हेडर के लिए हेडर का अपना एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है कि भाई अगर आप हेडर बना रहे हैं तो आप हेडर का एलिमेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, इससे इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा, जैसे डिव था वैसे ही यही है, सिर्फ नेम उसका ऐसा कर दिया कि देखने वाले को पता चले कि ये एक हेडर है, बस, और कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। जो डिव से आप कर रहे हैं वो इससे होगा। डिव को क्लास देते हैं, इसको भी दे सकते हैं, डिव को आईडी देते हैं, इसको भी दे सकते हैं, सब चीजें चलेंगी इस पे। फिर नेविगेशन बार के लिए इन्होंने नैव का एक एलिमेंट बना दिया, ठीक है, अलग से उसका ग्रुप बनाने के लिए। फिर जो आर्टिकल आप लिखते हैं, सेक्शन बनाते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल का इन्होंने एलिमेंट दे दिया, फुटर के लिए फुटर दे दिया, साइड बार के लिए साइड का एलिमेंट दे दिया। तो इस तरह अलग अलग एलिमेंट्स इन्होंने दे दिए, ठीक है। हेडर और फुटर आ गया। अच्छा, ये हेडर और फुटर जो है ना, देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टेस्ट में भी आता ही है ना, क्योंकि अब हेड जो है वो HTML का वो अलग है, ठीक है, और ये हेडर जो एलिमेंट है ये अलग है, जो कि यूज होता है वेबसाइट का हेडर बनाने के लिए, ठीक है। और HTML वाला जो हेड है वो अलग है, वो हेड है और ये हेडर है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आप ये यूज करेंगे, डिव भी सही है, चलता है, अगर डिव भी आपने यूज किया चलेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप ये यूज कर लें कि भाई इससे बस कोड को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, तो किसी दूसरे के लिए कि भाई ये हेडर है, ठीक है, वो आईडी देखिए समझे, तो इस वजह से डायरेक्टली हम यही एलिमेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेविगेशन बार के लिए फिर नैव, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ डिव की जगह पे ये नैव इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिकल जो है वो कोई भी हम आर्टिकल सीख रहे हैं या कोई पैराग्राफ यूज कर रहे हैं तो उनको ग्रुप बनाना हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आ रही है, H ग्रुप, ठीक है। H ग्रुप का मतलब ये कि इसमें काफी सारी हेडिंग्स होंगी, हेडिंग ग्रुप। डिव बनाए या H ग्रुप बनाए कोई फर्क नहीं है, इससे क्या H ग्रुप से बस पता चल जाएगा भाई इस ग्रुप के अंदर सारी हेडिंग्स है। साइड बार के लिए साइड आ गया, इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने साइड यूज किया तो खुद साइड पे चले जाएगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे डिव था वैसे यही है। आपको इसको अगर लेफ्ट पे या राइट पे लेके जाना है तो स्टाइल से ही लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन एक दे दिया, डिव जो है वो पुराना था और फिर सेक्शन इन्होंने HTML5 में दे दिया कि भाई आप डिव की जगह पे सेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिव जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा जगहों पे यूज हो रहा है, तो इस वजह से काफी सारे लोग जो है वो डिव ही यूज करते हैं, सेक्शन कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका हेडिंग ग्रुप। फिगर और फिग कैप्शन जो था वो तो हमने इमेजेस वाला जो था, मतलब एक चैप्टर था हमारे पास HTML में, उसमें भी देख लिया था ऐसे। ठीक है, डिव दोबारा से यहाँ पे बता दिया हमें कि भाई डिव भी है। लिंकिंग अराउंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या किया हुआ है, ठीक है। तो ये इन्होंने ये बताया कि भाई अगर आपका कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पूरा कार्ड बना हुआ है या पूरी बड़ी इमेज है या एक कोई सेक्शन है जिसमें काफी सारा डेटा लिखा हुआ है, आप उस पूरे सेक्शन को लिंक में डाल सकते हैं, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। वरना होता ये है ना कि भाई कोई अगर इनलाइन एलिमेंट है तो उसके अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट आप नहीं डाल सकते, ये बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आपको लिंक डालना हो ना तो आप डाल सकते हैं लिंक, ठीक है, पूरी इमेज पे भी हो सकता है। अब जैसे कि आप वहां पे देखिए क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर ये कार्ड बना हुआ है पूरा,
अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे इन्होंने पूरा लिख डाला हुआ है पूरे कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे आर्टिकल पे जैसे इन्होंने एंकर का टैग डाल दिया ए का। हेल्पिंग ऑल्डर ब्राउजर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन इसकी ना जरूरत नहीं होती क्योंकि आप कोई भी ओल्डर ब्राउजर हमारे पास नहीं है, ठीक है। सारे अपडेटेड हैं, सारे अच्छे ब्राउजर हैं और सब कोई भी HTML, कोई भी CSS, कोई भी जावास्क्रिप्ट को समझते हैं। फिर आंखें खुली होगी ना भाई सबकी। कौन लेट करवाता है ज्यादा? ये अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 18 प्रोसेस एंड डिजाइन, हाउ टू अप्रोच बिल्डिंग अ साइट, अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस एंड देयर नीड्स, हाउ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजिटर वांट टू सी। कि भाई एक वेबसाइट अगर आप स्टार्ट से बना रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीजों को आपने देखना होता है, ठीक है। अच्छा, पहले जो है ना, किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हम उसका एक स्केच बनाते हैं, ठीक है। इसको स्केच बोल लें, डिजाइन बोल लें, प्रोटोटाइप बोल लें, ठीक है। तो ये सारी चीज इसको बोलते हैं कि भाई एक लुक आ जाए वेबसाइट का डेवलपर के सामने कि वेबसाइट किस तरह दिखेगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जो बना हुआ, ये पेंट के ऊपर बना हुआ है कि भाई आपने, अब तो काफी अच्छे अच्छे टूल हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बनाया है पेंट के ऊपर कि भाई मैं अगर बोलूँ यार मेरे पास वेबसाइट होगी, उसमें एक हेडर होगा, इसमें मैं लिख दूँ भाई ये एक हेडर है, ताकि जो भी बनाया उसको समझ में आ जाए भाई हेडर होगा। उसके बाद मेरे पास जो है वो इमेज होगी स्लाइडर वाली, जैसे हमने वो सॉल्वेंट पेपर बनाया था। फिर यहाँ पे कार्ड्स आएंगे। तो ये सारी चीजें मैं अगर पहले से डिसाइड कर लूँ और मैं सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लूँ, फिर जब मैं वेबसाइट बनाने बैठूंगा तो मुझे काफी फायदा होगा। अच्छा, अभी तो मैं क्योंकि असाइनमेंट बनाने हैं और मैंने बोला आपको सॉल्वेंट पेपर बनाओ, आपके सामने आपको नजर आ रही है किस तरह बनी हुई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा SMIT की वेबसाइट बनाओ, ठीक है, और मैं आपको दूं नहीं कुछ भी, तो अब आप ये अपने दिमाग से सोच के बनाएंगे कि भाई कैसा क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो बनाने से पहले इसका स्केच बनाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, स्केच जरूरी नहीं है किसी टूल पे बनाए, हम पेंसिल से भी बना सकते हैं कॉपी के ऊपर पूरा, कि वेबसाइट में हमारी ये होगा, इस सेक्शन में ये चीजें हम डालेंगे और ये फर्स्ट पेज होगा, ये सेकंड पेज होगा, ये थर्ड पेज होगा। इस तरह आप पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर वेबसाइट का बना लें, ठीक है। तो अब आप उस पर खुद भी काम करेंगे तो फायदा होगा, या फिर किसी दूसरे को काम करने के लिए देंगे तो उसको भी फायदा होगा क्योंकि चीजें उसके सामने होंगी, उसको इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने का, ठीक है। तो खैर ये चीजें पुरानी हो गई। अब इसमें एक फील्ड होती है हमारे पास, हमारी फील्ड से हटकर UI UX डिजाइनिंग की, ठीक है, ठीक है। तो उसमें होता यह है कि UI UX डिजाइनर क्या काम होता है कि भाई वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन का डिजाइन बनाना, ठीक है, कि वो किस तरह दिखेगी, ठीक है। कौन करता है ये? वैसे तो ग्राफिक डिजाइनर भी कर सकता है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर के पास वेब और मोबाइल की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो इस वजह से उसका भी काम नहीं है, बल्कि इसकी अलग ही फील्ड है UI UX की, ठीक है। कोर्सेज भी होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं और काफ़ी सारे इसमें टूल भी हैं, जैसे फिग्मा टॉप टूल है इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर एडोब XD है, और इसके बाद फिर काफ़ी सारे और भी, कैनवा पे भी होता है ये। तो काफ़ी सारे टूल पड़े हुए हैं जिस पे ये काम होता है। तो उसमें ये है कि आपको आपके पास जो डिज़ाइन बनता है तो उसमें ये पेंट की तरह नहीं बनता, बल्कि वो रियल वाला बनता है कि भाई कलर भी आएगा उसमें, फॉन्ट साइज भी आएगा, लोगो भी आएगा, हर चीज उसमें आपको शो होगी, ऐसा लगेगा कि भाई वो पूरी वेबसाइट है। फिर वो टूल आपको ना उसकी प्रोटोटाइपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप उस UI को प्ले करके देख लो, मतलब आप उसको प्ले करो, ऐसा लगेगा आपको आप रियल वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा
अच्छा, इसका क्योंकि फायदा ये होता है बनाने का कि भाई एक क्लाइंट है, अब जैसे मैं क्लाइंट हूँ, मैंने आपको दी वेबसाइट, मैंने कहा भाई SMIT की वेबसाइट बनाओ, और कुछ नहीं बताया मैंने, रिक्वायरमेंट बता दी चले बेसिक कि भाई हमारे यहाँ कोर्सेज होते हैं, ये कोर्स होते हैं और ये हमारी टीम है और ये सब है, तो आपने बना दिया। अब आपने एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई और वो मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, तो फिर मैं बोलूँगा आपको नहीं यार इसको दोबारा बनाओ, तो फिर बनाई, फिर समझ नहीं आई, तो इस तरह से ना ये चलता रहेगा। अब डेवलपर के लिए ना इस तरह मेहनत करना बहुत मुश्किल है कि भाई अब सारी चीजें इतनी मेहनत करके बनाई, अब मैं बोलूँ दोबारा बनाओ तो फिर सारी चीजें रिमूव करके फिर बनाना, तो इस वजह से डिजाइनिंग वाली चीज जो बीच में आई ना, इसने डेवलपर का काम आसान किया है कि भाई क्लाइंट को जो चीज भी चाहिए उसको पहले डिजाइन बनाओ, उसको शो करवाओ, ठीक है, डिजाइन में कोई चेंजेस आती है तो डिजाइनर फौरन से कर देता है क्योंकि उसको कोड लिखना नहीं पड़ता, ठीक है, फौरन से वो कर देता है। तो जब डिजाइन बिल्कुल फाइनलाइज हो जाए, क्लाइंट जो अप्रूवल दे दे डिजाइन की, हाँ भाई ऐसी ही वेबसाइट चाहिए मुझे दिखने में, तो अब वो डिजाइन जो है वो आता है डेवलपर के पास, ठीक है, आपके पास, कि भाई आप उसको देख, जैसे अभी मैंने आपको वेबसाइट दे दी कि भाई मुझे सॉल्ट एंड पेपर जैसी वेबसाइट चाहिए, तो आपने क्या किया, उसको देख के बना दिया, ठीक है, तो फिर वो डिजाइन आपके पास आ जाता है, आप उसको देख देख के जो है वो एक कंप्लीट वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है, फिर उसमें चेंजेस नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि भाई डिजाइन आपके पास था और आपने बना दिया, उसमें फिर क्लाइंट नहीं बोल सकता कि यार ये चीज चेंज कर दो, क्योंकि वो फाइनल डिजाइन फुल एंड फाइनल होता है, ठीक है। अच्छा, हर केस में ये नहीं होगा, क्योंकि कुछ भाई हमारे लोकल क्लाइंट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनका बजट कम होता है, अब आप उनको भी बोलो भाई पहले यूआई से डिजाइन दो वरना मैं नहीं बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं भाई जिनके लिए हमें भाई खुद करना होता है, फिर उनको समझाना होता है नहीं भाई ये डिजाइन बेस्ट है जो हमने बना के दिया है, इसी में काम चलाओ, ठीक है। और अच्छे क्लाइंट्स जो होते हैं, अच्छे कंपनी जो होती है, फिर वो ये सारे प्रोसीजर जो है ना फॉलो करती है कि भाई डिजाइन बनेगा, ठीक है। सबसे पहले डिजाइन से पहले भी एक चीज होती है, डिजाइन से पहले चीज होती है वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई वेबसाइट में क्या क्या होगा वो लिखना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है पूरा कंप्लीट, उसमें कितने टाइप के यूजर होंगे, कौन कौन हमारी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या है, वेबसाइट में कितने पेजेस होंगे, वेबसाइट का कंटेंट, ठीक है। तो सारी चीजें पहले लिखी जाएंगी, लिखने के बाद डिजाइन बनेगा, फिर डिजाइन के बाद उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो ये सही इसका प्रोसेस है पूरा, समझ में आया भाई, ठीक है भाई। तो अब अच्छा ये चीज भी मैटर करती है। अच्छा वैसे ये वाली चीज ना, अगर डिजाइनर डिजाइन बना रहा है तो ये वाली चीज उसके लिए भी हो सकती है, डिजाइनर के लिए, कि भाई हु इज द साइट फॉर, कि भाई किसके लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब वो हमारी जो ऑडियंस है वो बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कंटेंट भी हो सकता है, कभी बनाना नहीं लेकिन हो सकता है ना, वेबसाइट है, तो अब हमें देखना पड़ता है कि भाई हमारी ऑडियंस क्या है, उस तरह से हमें अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑडियंस जो है अगर बच्चे हैं तो हम क्या करते हैं, कलरफुल बनाते हैं वेबसाइट को, उसमें फॉन्ट्स वगैरह थोड़े से स्टाइलिश डाल देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी बच्चों के हिसाब से वो बन जाए। अच्छा अब हमारी ऑडियंस में ओल्ड एज लोग भी हो सकते हैं, और अगर उनको हम कलरफुल दे दें तो सही नहीं रहेगा ना, तो बिल्कुल हो सकता है भाई किसी की आईसाइट वीक हो, क्या मसला हो, और आप इतने सारे कलर डायरेक्ट स्क्रीन पे खोल दें उनके सामने तो मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज का ना हमें ख्याल रखना है। अब देखिए मैन है, वुमेन है, क्या है, ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए, जो आपकी ऑडियंस है वो रहती कहाँ है, क्या उनको इंग्लिश समझ में आती होगी, क्या उनको इंग्लिश रीडिंग आती होगी, नहीं, तो क्या उनको उर्दू रीडिंग आती होगी, ठीक है, वो भी नहीं। तो अगर हमारी ऑडियंस किसी और लैंग्वेज को फॉलो करती है तो उस लैंग्वेज पे बनाना होगा हमें, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें उर्दू इंग्लिश उर्दू अरबी इस तरह की लैंग्वेज पे हम बनाते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट है,
उर्दू अरबी वगैरह ये सारी राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट वाली को अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसमें सारी चीजें जो है वो राइट टू लेफ्ट नजर आए। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि भाई क्या इसमें होगा। तो ये इतने सारे इन्होंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि भाई उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, ठीक है, फैमिली के हिसाब से है या एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है भाई, इनकम क्या है लोगों की, कि भाई अगर हमको ऐसी चीज बना रहे हैं, अब जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैं उस पर कुछ चीज सेल करना चाह रहा हूँ, कुछ चीज बेचना चाह रहा हूँ। अब मैंने जितनी की भी ली, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वेबसाइट पे इसको कितने की सेल करूँ। तो अब मैं इसमें भी देखूंगा कि भाई मेरी ऑडियंस क्या है, ठीक है। अगर मेरी ऑडियंस ऐसी होगी, मुझे पता है कि यार ये 100 वाली चीज 1000 की भी लेगी, है ना, तो फिर मैं उस हिसाब से उसका जो रेट है वेबसाइट पे 1000 पे डालूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी ऑडियंस अगर ऐसी है कि नहीं वहाँ 100 वाली बोली 50 की दे दो, ठीक है, तो फिर 100 तो डालूंगा कम से कम, ताकि जो भी अमाउंट है उसमें ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमें वेबसाइट बनाने से पहले ही सोचनी पड़ती हैं, अच्छी वेबसाइट बनाने से पहले, ठीक है। वरना वेबसाइट तो कोई भी बन जाती है, हर कोई बना देता है, लाइव भी हो जाती है। फिर अगर ये सारी चीजों को देखेंगे ना, तो फिर जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है और रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, कि यार हमने हर चीज को पहले से ही देख लिया है, ठीक है। तो आप इनकी कंपनीज देख लें कि भाई वो कहाँ काम करते हैं और क्या क्या करते हैं, तो उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें शो करवाना। देखिए इसमें ना ये सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों रोल है? अब फेसबुक पता है आपको कब आई थी? 5 में, समझ लें आप, 2005 में आई थी। अभी तक लोग यूज कर रहे हैं, आज भी करते हैं। क्यों? क्या है? मीम्स के लिए। 2005 में मीम्स थी? नहीं थी, ठीक है। और किस लिए यूज करते हैं लोग? एड्स लगाते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, आपकी अपनी प्रोफाइल है, आप उस पर अपनी चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। तो 2005 में ये सब कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब फेसबुक ने आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करना शुरू किया कि भाई उसकी ऑडियंस क्या है, फेसबुक की जो ऑडियंस है उनकी क्या नीड है, उनको क्या अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से उसने आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की। तो आज 2024 में आके पता नहीं फेसबुक में क्या क्या है, किसी को भी नहीं पता होगा ऑल ओवर के फेसबुक में क्या क्या है, इतना कुछ है। तो इस वजह से आज वो फेसबुक जो है ना वो एक्टिव है, चल भी रहा है और ठीक ठाक प्रॉफिट भी बना रहा है, ठीक है। और उसके यूजर बेस भी सबसे बड़ा है दुनिया में, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी सोशल मीडिया का इतना नहीं है जितना फेसबुक का है, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे कि उसने चीजों को देखा और वो आज भी देख रहा है कि भाई उसकी ऑडियंस की क्या नीड है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स आती हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो कुछ टाइम चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बीच में एक ऐप आई थी सहारा, उसमें क्या था कि भाई कोई भी अपना अकाउंट बनाए और एनोनिमसली कोई भी उसको मैसेज कर दे, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने यूज की थी या नहीं की थी? पता ही नहीं है ना। एक ऐप थी सहारा या सहारा, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, सहारा ही होगा सर, वो मैसेज भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सराहा ऐप, ये इस तरह थी कुछ, हाँ ये। तो इसका अब जो है नाम निशान खत्म हो गया टाइम पास और ये आई थी, इतनी पॉपुलर हुई थी कि भाई हर कोई इसको यूज करने में लगा हुआ था। जिसके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखो लगा हुआ है कि भाई ये मेरी सहारा आईडी है, इस पे मुझे मैसेज भेज दो, कोई भी, सब लगे हैं, ठीक है। और इसके तकरीबन एक हफ्ते में पता नहीं कितने मिलियंस यूजर हो गए भाई, बहुत अच्छा है इसने करा। था क्या कि भाई मैं अपना अकाउंट बनाऊं, मेरे यूजर नेम बन जाएगा एक, कोई भी आए मेरे यूजर नेम पे मुझे मैसेज भेज दे, मुझे पता नहीं चलेगा किसने भेजा है, ठीक है। तो इसका रीजन ये था बनाने का बंदे का कि भाई कंपनी का मैनेजर है और लोग काम करते हैं उसके पास, ठीक है, एक सेट है मतलब। अब लोग उसको डायरेक्ट बोलने में डरते हैं कि मैं बोलूंगा मुझे निकाल देगा ये काम से,
ठीक है, तो अब वो ऐप का मकसद ये था कि अकाउंट बन गया, अब वो जो कुछ भी बोलना चाहे मैनेजर को बोल लें। फॉर एग्जाम्पल अब मैं भी बना लूँ, आप लोग मुझे भी पता नहीं बोलते हो कुछ ना कुछ कि थोड़ा हल्का हाथ रखा करो, इतना तेज भागते हो सना, ठीक है। तो इससे जो है ना जिसने मैसेज भेजा पता नहीं चलेगा। अच्छा अब इसमें अच्छा ये फेल क्यों होगा, अब इसका नामो निशान क्यों नहीं है, क्योंकि इसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, ऑडियंस की नीड को नहीं समझा कि भाई ऑडियंस की क्या नीड है। अब सारी जिंदगी हम यही क्यों करते रहेंगे कि भाई मैसेज भेजते रहो और पता ना चले, सारी जिंदगी ये नहीं करना, ठीक है। एक चीज बंदा करता है ना बार बार, अगर फेसबुक में आज भी चैट और पोस्ट होती ना सब छोड़ देते, व्हाट्सएप में भी है, दूसरी एप्स में भी है, ट्विटर में भी है, सब छोड़ देते, तो फेसबुक खत्म हो जाते, ठीक है। लेकिन फेसबुक ने इतनी चीजें डाल दी कि हर कोई बंदा अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कि कितनी बड़ी मैंने आपको चीजें बताई, तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपको अपनी ऑडियंस को समझना होता है, ठीक है। तो फिर ये जो है ना आप अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं छोटी मोटी, तो उसमें भी ये चीज जरूरी है कि भाई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे बार बार आए, कैसे उसको लाया जाए। आप देखते हैं आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट में जब आप जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, नीचे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि भाई समवन परचेज दिस आइटम इस तरह फ्रॉम फैसलाबाद, फ्रॉम लाहौर, तो वो आपको पता है फेक होता है, वो फेक होता है। क्यों होता है भाई, कस्टमर बोले भाई यार ये तो सारे लोग खरीद रहे हैं, कहीं खत्म ना हो जाए, फौरन से खरीद लो। तो कस्टमर की साइकी है, उसको पता चलता है इतने सारे लोग ले रहे हैं यार ये अच्छी चीज होगी कोई, ठीक है। अच्छा रियल भी होता होगा एक दो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर फेक होते हैं। ये प्लगइन्स होते हैं वेबसाइट के अंदर, आपने डाल दिए और वो शो रैंडमली शो करे जा रहे हैं कि भाई इसने ये आइटम खरीद लिया, इसने ये खरीद लिया, ये खत्म होने वाला है जल्दी खरीद लो, ठीक है। और जब आप आइटम के ऊपर जाए वहां पे लिखा हुआ होता है कि भाई ओनली वन लेफ्ट, आप बोलते हैं एक ही बजा है जल्दी से खरीद दो, जबकि ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली कि भाई ऑडियंस जो है वो जल्द से जल्द ले। कुछ वेबसाइट में आप देखते हो सेल चल रही होती है, ठीक है। अभी मैं एक चीज भी देख रहा था, उसमें सेल चल रही थी, 3 डेज लिखा हुआ था कि भाई रिमेनिंग है, ठीक है। 4 दिन बाद देखा अब लिखा हुआ है 7 दिन रिमेनिंग है, सही बना रहे हैं आवाम को, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है कि भाई ताकि ऑडियंस जो है वो, अब जैसे मैंने देख लिया था भाई 3 दिन रिमेनिंग है, तो अब मैं 2 दिन बाद दोबारा आऊंगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो अब फिर मैं आके देखा तो अब वो 7 दिन हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत मैटर करती हैं आपकी वेबसाइट को चलाने के लिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वेबसाइट डाउन है आपकी, फिर वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये तो एक ऐप की एग्जांपल, इस तरह काफी सारी ऐप्स हैं जो आई मार्केट में और बहुत मशहूर हुई और उसके बाद बंद हो गई, ठीक है। स्काइप यूज होता है अभी भी, लेकिन एक वो बात नहीं है जितनी पहले थी ना, व्हाट्सएप से हो जाती है, ठीक है। तो अब व्हाट्सएप भी आपने देखा होगा इम्प्रूव करता रहता है चीजों को, वजह ही यही है कि भाई वो अभी तक चल रहा है, हर कुछ दिन बाद उसमें कुछ ना कुछ नया फीचर आ जाता है, कभी वो ऐड करता है कभी वो हटा देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज, तो इस वजह से लोग यूज करते हैं। अच्छा अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि भाई व्हाट्सएप जो है ना बैकअप खत्म कर रहा है, पेड कर रहा है, बल्कि बैकअप को पेड कर रहा है कि भाई आप जो पैसे देगा वो बैकअप करेगा चैट का, ठीक है। तो इससे फिर अब न्यूज पहले से क्यों डाल दी व्हाट्सएप ने, ताकि यूजर का रिस्पांस पता चले इसको क्या है, न्यूज देख के क्या आया, यूजर ने क्या बोला, तो पता चल जाता है। लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया पे, भाई मैं तो व्हाट्सएप यूज नहीं करूंगा भाई, इसने तो पेड कर दिया, ठीक है। तो अब ज्यादातर लोग अगर यही बोल रहे होंगे तो व्हाट्सएप जो अपना डिसीजन रिवर्स कर देगा, भाई नहीं यार पेड नहीं है, सही वही है जो था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो सारी चीज क्या है भाई, अपनी ऑडियंस को समझना, ठीक है। और आपने अपनी ऑडियंस का साइज देखना कि कितनी है, कि आपकी वेबसाइट को कितने लोग यूज करेंगे और कहां कहां करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल दे दी कुछ यूजर्स की, लोग आपकी वेबसाइट पे क्यों आ रहे हैं, तो ये सब बता दिया आपको मैंने।
ठीक है, अभी रिसेंटली हमने भी एक ऐप बनाई थी, तो उसमें ये था कि अरबिक सीखते हैं लोग, ठीक है। तो अब उसमें था ये कि भाई हमने ऐप बनाई और अरबी लोगों ने सीखी और खत्म। अब क्या करे वो ऐप पे, ठीक है, ऐप सीख ली भाई, अब क्या करे वो, डिलीट ही करेगा ऐप को उसके बाद। लेकिन अब हम चाहते नहीं यार ये डिलीट ना करे, इसके पास रहे ऐप। तो हमने ऑडियंस को समझा कि भाई ऑडियंस हमारी क्या है और उसके लिए क्या हम ऐसा ला सकते हैं जो वो हमारी ऐप में एंगेज रहे, ठीक है। तो हमने उसमें क्विज़ेस डाल दिए कि भाई ऑडियंस अरबी पढ़ने के बाद अपने क्विज दे रही है, ठीक है, उसको पता चल रहा है कि भाई मैंने कितनी अरबी सीख ली है। फिर उसको और इंगेज करने के लिए हमने लीडर बोर्ड डाल दिया, जिसमें पता चल रहा है कि यार कराची के अंदर मैंने टॉप किया हुआ है, मतलब इस ऐप के अंदर कंपटीशन टाइप डाल दिया। इससे क्या यूजर को होगा क्या, नहीं यार मैं टॉप पे आऊँ, मैं ज़्यादा अच्छी सीखूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो उसमें ऐड होती रहती हैं, तो पता चलता है लोगों को, फिर वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐप ऐसी होगी ना जिसपे अपडेट नहीं आया, ठीक है, वो कुछ ही साल में बदल जाएगी वो, उसके बाद उस पर एक यूज़र नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सीन होता है। बाकी अभी ट्विटर को आपने देखा होगा, बिल्कुल ही चेंज होता रहता है। वेरीफाइड पेज आजकल मिल जाता है सबको, ट्विटर पे भी मिल जाता है और फेसबुक पे भी पैसा देके, ठीक है, पहले नहीं मिलता था। आजकल कमेंट देखो फेसबुक पे, उससे लगता है कि बंदा सेलिब्रिटी है, जाके देखो तो 1 फॉलोवर, ठीक है। तो सेलिब्रिटी कैसा, उसने पे किया, फेसबुक को बैज मिल गया उसको, ठीक है। तो फेसबुक ने फीचर डाल दिया कि भाई आपको बैज चाहिए आप ले लो, ठीक है भाई। फिर कंटेंट देख लिया। अच्छा, बाकी अगर आपको वैसे इंग्लिश ट्रांसलेट करना है ना, तो उसके लिए गूगल ट्रांसलेट का प्लगइन होता है जो आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं, ठीक है। शायद ये HTML में भी चलता हो, हाँ चलता तो होगा, ठीक है। पावर्ड बाय गूगल लिखा हुआ है, देखिए सारा कंटेंट जो है ना ये, देखिए इसमें जावास्क्रिप्ट है थोड़ी, हाँ, लेकिन आपने कुछ नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट करना है। तो इस वजह से कर सकते हैं कि सारा कंटेंट इंग्लिश में आ रहा है, यहाँ से जितनी भी लैंग्वेजेस गूगल ट्रांसलेट सपोर्ट करता है वो सारी आ गई। जैसे मैंने कहा भाई उर्दू, मेरा वेब सफ़ा, ठीक है, तो इसने पूरे वेबसाइट के कंटेंट को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। आपने देखा होगा ज़्यादातर वेबसाइट में इसी तरह का मेन्यू बना हुआ होता है टॉप के ऊपर, और उससे चेंज कर देते हैं। एक ये तरीका होता है मल्टी लैंग्वेज बनाने का, और प्रॉपर वाला तरीका ये होता है कि आप कंटेंट को खुद लिखें, उर्दू को इंग्लिश को। देखिए अब इसने कर तो दिया, लेकिन इसने वो चेंज नहीं की डायरेक्शन, उर्दू यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन यहीं से आ रही है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इससे भाई इतना हो जाता है कि भाई ट्रांसलेट हो जाए कोई भी वेबसाइट बस। बाकी अगर आपने ऐसा नहीं कर सकते कि यूजर की आईपी डिटेक्ट करके वहीं पर उसको, जैसे सऊदीया का है, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट से होता है, वो आईपी डिटेक्ट कर ले, अगर वो ऐसी कंट्री का है जहाँ उसको अरबी चाहिए तो अरबी दिखाएं, ठीक है। हमने भी किया हुआ है सैलानी की वेबसाइट पे ना, इन्होंने जो भी जहाँ से भी वेबसाइट खुलेगी ना, तो उस तरह यूजर नजर आएगा, खैर यहाँ पे उर्दू नजर आना चाहिए था, जो कि आ नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि उर्दू का जो कंटेंट है वो खुद लिखा गया है, मतलब ट्रांसलेट नहीं हो रहा। ये जावास्क्रिप्ट से हुआ है, वैसे CSS से भी कर सकते हैं ये। इसको बोलते क्या है, हाँ मैंने बनाई थी शुरू में, अब फिर काफी टाइम तक किसी और ने बनाई है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम, इसका नेम भूल गया, हम क्या बोलते थे, टेक्स्ट रिवील, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रिवील, टाइपराइटर, टेक्स्ट रिवील होता है, टेक्स्ट रिपीट, रिवील, अच्छा इनफाइनाइट टेक्स्ट, हाँ यही था। तो CSS से भी वैसे पॉसिबल है, इसने अलग ही ला दिया भाई। रिपीट ये हो गया,
अच्छा, इसकी कोई क्लास वगैरह देखते हैं जिससे इसका नाम पता चल जाएगा क्या है। टाइपराइटर एनिमेशन, टाइपराइटर इफेक्ट, ठीक है। हटाएगा कब ये? अच्छा, इसने बस शो कर दिया वो। अच्छा, ये आ गया भाई, देखिए ये वाली चीज है, देखें। लेकिन इसमें इसने लगाई हुई जावास्क्रिप्ट लगाई हुई, सीएसएस से नहीं किया हुआ। तो खैर ये तो बड़े आसान तरीके से किया हुआ है कि एक लाइब्रेरी थी वो मिल गई, वो लगा दी, तो इसमें हो गया वो काम। करेंगे इंशाल्लाह, जावास्क्रिप्ट में अच्छा होगा तो उसमें करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, एग्जाम्पल साइट मैप, ये क्या है भाई? वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वाली जो चीज है ना, कि भाई आपने पहले से ही इसको डिजाइन कर लिया कि मेरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सबसे पहले होम पेज होगा जो हमारा मेन पेज है, और इस पेज से जो यूजर है वो किसी भी पेज पे जा सकता है, कॉन्टैक्ट, शॉप, विजिट, आर्टिकल्स, अबाउट। शॉप में 2 पेजेस और हैं, एक बुक्स का, एक गिफ्ट्स का। फिर विजिट में हमारे पास 3 पेजेस हैं, फिर आर्टिकल्स में हमारे पास 4 पेजेस हैं, फिर अबाउट में हमारे पास 3 है। तो ये पहले से ही हमने डिजाइन कर लिया। अच्छा, ये इसकी भी ना आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो काफी सारे होंगे इसके जो आपको बना के दे दें। ठीक है, वरना हम इस तरह इसको पेंट पे भी बना सकते हैं कि भाई इसी तरह से हमने ये होम बना दिया, फिर इसमें हमने कहा भाई होम के अंदर, इसमें लेकिन मेहनत ज़्यादा लग रही है ना पेंट पे। तो इस तरह हमारे पास जो है ना टूल हमें देखना पड़ेंगे ऑनलाइन, कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल पता नहीं है मुझे कि भाई जो मिल जाए। अच्छा, एक काम करते हैं हम, ये बोल रहे किसी कोई URL दो, google.com ले लो भाई। ये कुछ और साइट में है लेकिन ये नहीं लग रहा मुझे। कहाँ गया भाई? कुछ और ही, इनको ऐड दिखाना था, मैंने अपना काम कर लिया है, हमारा काम नहीं किया। ठीक है, और जो ऊपर प्रोटोटाइप था, स्केच था, उसको हम वाई फ्रेम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और कैनवा में भी इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट आ गई है। कैनवा तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा इमेज एडिटिंग के लिए, तो उस पर भी ये बनते हैं वाई फ्रेम्स। एग्जाम्पल वाई फ्रेम्स। ठीक है, तो खैर ये तो पेंट के ऊपर ही बने हुए होंगे जो बुक में शो हो रहे हैं, लेकिन जो है आप इसको खुद से भी अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह ये बता रहे हैं कि लेआउट आपकी वेबसाइट के हो सकते हैं। बॉर्डर, कलर, वाइट स्पेस, ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेविगेशन कैसे डिज़ाइन की जाए। ठीक है, अब अगर हमारे पास मतलब जो एक पेज पे आ जाए उससे ज़्यादा मेन्यूज़ हैं। ठीक है, आप ये नीचे देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, तो इतने सारे आइटम्स कभी भी नेविगेशन बार में नहीं ऐड किए जाते। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है सही कि ड्रॉप डाउन में डाल दें कि भाई इनमें से कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिनकी हमें अलग कैटेगरी बना दें
और उन कैटेगरी के ड्रॉप डाउन के अंदर बाकी के पेजेस डाल दें और नैव बार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 7 इस तरह शो हो रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखिए इन्होंने बोल दिया कि भाई आर्टिस्ट प्रोफाइल के अंदर इन्होंने नेविगेशन बार डाल दी और इन्होंने थोड़ा हाईलाइट भी करो, ये कह रहा है कि भाई जिस पेज पे यूजर खड़ा है ना उसको पता चले कि भाई मेन्यू पे हाईलाइट हुआ हो कि भाई अभी मैं इस पेज पे हूँ। जावास्क्रिप्ट से होता है। अच्छा भाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ इस चैप्टर में, जो कि आपको मैं HTML के टाइम पे भी बताया था कि भाई ये क्या चीज़ है। अब इसमें देखें ये बता रहे हैं कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं आपकी वेबसाइट की SEO के लिए। सबसे पहली चीज़ पेज का टाइटल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है ना वेबसाइट में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बॉटल बेच रहे हैं पानी की, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, ठीक है भाई। तो और आप टाइटल में लिख दें कुछ और, ठीक है, ये टाइटल कुछ दे ही ना, डॉक्यूमेंट लिखा हो उसके अंदर। तो अगर टाइटल आप रेलेवेंट देंगे, वाटर बॉटल या इस तरह कुछ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा SEO के लिए कि भाई जब गूगल पे आके बंदा लिखेगा वाटर बॉटल तो गूगल जो है ना उसको आपकी वेबसाइट भी दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है कि आप वाटर बॉटल लिखें हमारी वेबसाइट आ जाए, क्योंकि 1000 और वेबसाइट होंगी जो पानी की बोतल बेच रही होंगी, ठीक है। तो फिर जो है वेबसाइट का एड्रेस URL वगैरह भी मैटर करता है। फिर वेबसाइट के अंदर जो हेडिंग्स आप यूज कर रहे हैं वो मैटर करती है। फिर पैराग्राफ टेक्स्ट वगैरह, फिर लिंक टेक्स्ट हो गया, फिर पेज डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज के अंदर ऑल्टर का जो टेक्स्ट होता है, ऑल्ट का होता है ना इमेज में एट्रीब्यूट, वो भी मैटर करता है SEO के लिए। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं तो जाके एक अच्छी SEO होती है हमारी वेबसाइट की। जब भी गूगल पे जाके कोई कुछ लिखे तो उसको हमारी वेबसाइट फौरन से शो हो जाए, ठीक है। जैसे मैं गूगल पे जाके भाई सैलानी लिख दूं अगर, तो देखें वेबसाइट शो हो गई, क्योंकि ये तो यूनिक कीवर्ड है ना, कोई इतना ज्यादा ऐसा कीवर्ड नहीं है कि जिसपे और भी लोग हो। अब जैसे मैं लिखूं भाई वाटर बॉटल, अब देखिए सबसे ऊपर जो वेबसाइट मुझे शो हुई वो pinkpops.pk के नाम से, जो कि वाटर बॉटल्स सेल कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद भी देखिए नीचे काफ़ी सारी हैं। दराज का नंबर भी देखिए बाद में आया। इस वेबसाइट का क्यों फर्स्ट नंबर आया, क्योंकि इसकी SEO जो है ना वो बहुत अच्छी हुई हुई है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आप बोलते हैं यार मैं क्या SEO वगैरह करूं, मैं गूगल को पैसा दूं और गूगल मेरी वेबसाइट खुद ऊपर दिखा दे, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है भाई। जैसे कोई वाटर बॉटल लिखे आपकी वेबसाइट जो है वो सबसे ऊपर। ठीक है भाई। हाउ टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है भाई। रिसर्च करनी होती है और हमारे पास काफ़ी सारे टूल होते हैं कि जो हमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल के देते हैं, जैसे गूगल एडवर्ड है और ये शायद थोड़े और लिखे वो, जहां से ना हम कीवर्ड्स निकालते हैं और कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास अपडेट आती है ना ईयर एंड पे कि भाई इस साल पाकिस्तान में ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ ये थी, गलत रिपोर्ट आती है वो, ठीक है। लेकिन वाकई अब पता क्या चलता है कि भाई ऐसा है, वो रियल होती है ना, वो रियल होती है क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं ना इसकी इंफॉर्मेशन गूगल पे पड़ी हुई होती है। अच्छा, वो ये नहीं बताता कि किसने सर्च किया, वो तो जाहिर सी बात है बचत हो गई बंदे की, ठीक है। लेकिन ये जरूर बताता है कि इस लोकेशन से इतने टाइम्स इस कीवर्ड को सर्च किया गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ यार वाटर बॉटल चेक करके बता, भाई वाटर बॉटल मैंने देखा तो उसने बताया कि भाई ये दिन में 5000 बार सर्च होता है। अच्छी चीज़ें जो ना पेड भी होती हैं, फ्री में नहीं होती, और जो SEO की फील्ड वाले होते हैं वही देख सकते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया होता है।
नहीं नाम नहीं। ठीक है भाई। तो अब वाटर बॉटल हम देखें तो उसमें भाई बता रहा है कि पाकिस्तान में वाटर बॉटल दिन में 5000 बार सर्च किया जाता है। ठीक है, अगर हो सकता है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं लिखा पानी की बोतल तो वो 10,000 बार सर्च किया जा रहा है। तो फिर मैं अपनी वेबसाइट में पानी की बोतल डालूंगा क्योंकि मुझे वो बेचनी जो है ना वो पाकिस्तान में बेचनी है। ठीक है, तो इस चीज कीवर्ड्स को देखकर अच्छा कीवर्ड जो है वो आप किसी से निकलवा भी सकते हैं। भाई कोई एसईओ का बंदा हो, आप बोले यार नहीं मैं एसईओ नहीं करवा रहा, मुझे बस कीवर्ड निकाल दो, तो वो कीवर्ड निकाल के आपको दे देगा। आप उसको खुद से अपनी वेबसाइट में ऐड कर दो। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट की जो एसईओ है वो खुद हो जाएगी। अगर ज्यादा अच्छी करवानी है, प्रोफेशनल करवानी है तो फिर उसी को देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई ये क्या बोल रहा है, इफ योर साइट इज प्रोमोटिंग अ स्लेट रूफिंग कंपनी, ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया, देन इट्स बेटर टू गेट 100 पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हु आर लुकिंग फॉर अ स्लेट रूफ देन 10,000 फ्रॉम द यूएसए हु आर लुकिंग फॉर द अदर काइंड्स ऑफ रूफ्स। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या सीन है कि भाई कि आप जो है ना ऑडियंस देखें कि आप सेल क्या कर रहे हैं और कहाँ पे उसको ज्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, आप वाटर बॉटल बेच रहे हैं तो कराची में ज्यादा सर्च हो रही है या लाहौर में, इस्लामाबाद में, कहाँ पे, तो उस जगह का कीवर्ड आप निकालें तो वहां पे आप सेल करें तो वहां पे अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी। अच्छा भाई, एनालिटिक्स लर्निंग अबाउट योर विजिटर्स, कि भाई आपको पता कैसे चले कि भाई आपकी वेबसाइट में कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, डेली कितने हो गए, किस डिवाइस को यूज करके, मोबाइल से आ रहे हैं या डेस्कटॉप से आ रहे हैं, एज ग्रुप क्या है, मेल है या फीमेल है, बस नेम कॉन्टेक्ट नंबर नहीं बताता, बाकी सब बता देता है। ठीक है, और ये टूल फ्री है गूगल का ना, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया है, इसको आपने लगाना हो आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये टूल है। ठीक है, तो बस ये आपको कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड देता है, आप उस कोड को अपनी वेबसाइट में लगाते हैं और जब आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, लाइव करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स बनाई हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक नई इसमें ऐड कर दें, या पे इसी को देख लेते हैं, खैर के इस पे क्या हो रहा है। अच्छा, अभी ये बोल रहा है कि भाई एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 5 मिनट्स, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 0। अच्छा, अब देखिए मैं जो है ना टेक्नोलॉजी की वेबसाइट खोलता हूं। ठीक है, मैंने वेबसाइट खोली, अब यहाँ पे देखिएगा आप, सर आपका ईमेल लॉगिन है शायद ना हो। हाँ, तो उसका मसला नहीं होना चाहिए। तो 5 मिनट में अपडेट करता है, उसे मैं रीलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ऊपर क्या बोल रहा है ये, दिस प्रॉपर्टी हैज स्टॉप प्रोसेसिंग डेटा। अच्छा, ये एरर भी तो आ रहा है। ये बोल रहा है भाई कंप्लीट करो GA4 सेटअप। अच्छा, जैसे अभी गिटहब ने अपनी सारी ऑथेंटिकेशन निकाल दी, इस तरह ये हर कोई जो है ना ये निकाल रहा है। ओपन कनेक्टेड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से भाई ये नहीं चल रहा है। बाकी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है अभी मेरे पास एक्टिव जो मैं आपको दिखाता। ठीक है, अब जैसे SMIT का भी है, जैसे फॉर्म जो है ना, लेकिन इसका अकाउंट जीमेल का दूसरा है जिसपे ये एक्टिव हुआ है, तो इससे पता चलता है भाई कितने लोग जो है वो अभी फॉर्म यूज कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इससे पता चल जाती हैं। और ये जो है ना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। होता ये कि बस आप इसमें क्रिएट प्रॉपर्टी करें इस तरह,
नेम वगैरह बता दें कि भाई माय टेस्ट वेबसाइट या माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है भाई। करेंसी वगैरह खैर इसी तरह इसलिए पूछता है कि भाई आपकी ऑडियंस के हिसाब से ना ये आपको रेवेन्यू बता सके कि अगर आप अपनी वेबसाइट में गूगल एड्स वगैरह लगाएंगे तो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए करेंसी पूछ रहा है। तो ये सब बनाकर आपको ये कोड देता है छोटा सा, और उस कोड को आप क्या करते हैं अपनी HTML की फाइल में हेड के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सब पेजेस के जितने भी पेजेस आपकी वेबसाइट में सारे पेजेस के हेड में जाके पेस्ट कर देते हैं और ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करें, डिप्लॉय करते हैं नेटलिफाई या कहीं पर भी, तो फिर ये वॉच करना शुरू कर देता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, इस मंथ कितना है, इस साल कितना है, सारा रिकॉर्ड आपको पता चलता है। अच्छा, ये जो गूगल का टूल है ना, काफी सारे टूल ऐसे हैं जो हमें फेसबुक भी दे रहा है, ठीक है, स्नैपचैट दे रहा है, टिकटॉक दे रहा है, जो हम यूज करते हैं। तो इन सारे टूल्स को मिलाकर यूज करके सही मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अब हम बोलते हैं कि यार मैंने अभी जो है वो मोबाइल फोन की बात की और मुझे मोबाइल फोन का ऐड दिख गया, ठीक है, होता है नहीं होता? होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो इसी तरह से ही मैनेज हो रही होती है। टिकटॉक पे आपने कुछ सर्च किया तो टिकटॉक भी बताता है गूगल को और वेबसाइट को कि भाई इस बंदे ने ये सर्च किया, इसको दिखा दो फौरन, ठीक है। सारे आपस में कनेक्टेड है। आपने फेसबुक पे कोई चीज सर्च की, हर प्लेटफॉर्म पे आपको वही चीज नजर आएगी। गूगल पे जाएंगे उसका ऐड आएगा, हर जगह आपको उसका ऐड आएगा, मैसेंजर पे जाएंगे उसका ऐड आएगा, ठीक है। आप बोलेंगे यार इनको कैसे पता चला, तो उनको ऐसे पता चला कि कनेक्टेड है और वेबसाइट के अंदर कोई भी जो वेबसाइट है सारे टूल्स जो है, प्लगइन्स जो है ये यूज हो रहे हैं। देखिए रेफरल का भी पता चलता है कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो यूजर आया वो कहां से आया, फेसबुक से आया, टिकटॉक से आया, स्नैपचैट से आया, कहां के ऐड क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आया हो। तो ये सब चीजें पता चल रही होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भाई ऐड चला रहा हूँ वेबसाइट का, मैंने फेसबुक पे लगाया, इंस्टा पे लगाया, टिकटॉक पे लगाया, तो ज्यादातर लोग मेरे जो है ना वेबसाइट पे जो आ रहे हैं और खरीद रहे हैं वो आ रहे हैं टिकटॉक से, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा पैसा किस में डालूंगा, टिकटॉक में ऐड पे। फेसबुक और इंस्टा पे कम कर दो क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है ना ज्यादा टारगेट हो रही है वहां से। फेसबुक से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो फिर मैं फेसबुक पे ज्यादा वो करूंगा, ठीक है। तो जितनी भी चीजें थी ना भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तो सारी थ्योरी, लेकिन थी काफी इंपॉर्टेंट, पता होनी चाहिए सबको। अच्छा, डोमेन नेम्स एंड वेब होस्टिंग, कि भाई अब आपने वेबसाइट बना ली कंप्लीट और अब आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है। तो जैसे कि आपने नेटलिफाई पे किया, अभी सर्च पे किया और गिटहब पे किया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए कि भाई आपने डेवलपमेंट की और टेस्टिंग पर्पस के लिए किसी को दिखानी है, लिंक भेज के दिखा दी। लाइव करने के लिए ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं हो सकता कि भाई किसी कंपनी ने हमसे वेबसाइट बनवाई और हम उसको बोल दें कि भाई ये लो आपकी कंपनी और आगे लिख दो github.com, बोले यार ये क्या सीन है भाई, ठीक है। तो हमें इसके लिए चाहिए होता है एक उसका अपना नेम जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम जो है ना, अच्छा ये क्या होता है, सिर्फ एक नेम होता है जो मास्किंग कर देता है आपकी आईपी के ऊपर। देखिए आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आप ऐसे समझ लें कि हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपने नेटलिफाई पे होस्ट किया ना तो उसका भी एक आईपी एड्रेस है, लेकिन वो आईपी एड्रेस याद करना मुश्किल है, तो इस वजह से उस पर मास्किंग हुई हुई है नेम की कि भाई assignment2.netlify.app, ये हम आराम से लिख सकते हैं। हम ये याद नहीं रख सकते भाई 192.168.1.2.2 इस तरह करके बहुत बड़ी आईपी होती है, ये हमें हमारे लिए याद रखना मुश्किल होती है। इसके एग्जाम्पल ये है कि भाई अब किसी का कॉन्टेक्ट नंबर हमें मोबाइल में सेव करना है तो हम कॉन्टेक्ट नंबर सेव नहीं करते, बल्कि कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर उसका नेम मास्क करके फिर हम सेव करते हैं ताकि याद रहे।
नंबर याद नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है उसका नेम सेव करते हैं। तो डोमेन नेम जो है ना वो भी कुछ ऐसा ही है कि आपकी वेबसाइट तो आईपी पे चल रही होगी, जब भी कोई आईपी लिखेगा जाएगा, लेकिन उसकी मास्किंग हो जाएगी डोमेन नेम के साथ। अच्छा, डोमेन नेम जो है वो हमें परचेज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे google.com ये गूगल का डोमेन है, facebook.com फेसबुक का है, हर कंपनी का होता है। तो ये हमें परचेज करना पड़ता है और इसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है। अब जैसे कि अभी के जो रेट चल रहे हैं नॉर्मली .com, अच्छा डोमेन की भी टाइप्स होती है। फिर .com का एक कॉमन डोमेन है जो इंटरनेशनली चलता है हर जगह, और .pk का मतलब जो है ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, चलेगी तो हर जगह लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगी पाकिस्तान को कि भाई हाँ भाई पाकिस्तानी कंपनी की वेबसाइट है। तो इस तरह हर कंट्री का अपना है। फिर इस तरह org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है कोई, फिर .co होता है, फिर .net होता है, .io होता है। तो काफी सारे टाइप्स है और अभी न्यू आती रहती है, इसमें क्या क्या पता नहीं ऐड हो जाता है। तो अब हर डोमेन नेम का वो जितना ज्यादा पॉपुलर होगा उतना उसकी अमाउंट होगी, ठीक है। तो अभी जो इसके रेट चल रहे हैं नॉर्मल वाले डोमेन के, तो 2000 से 3000 तक चल रहा है ईयरली, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई जब हम कोई डोमेन लें तो उसको एक से ज्यादा ईयर्स के लिए खरीद लें कि भाई 5 साल के लिए डोमेन हमारे पास आ गया, 5 साल तक डोमेन जो है हमारे पास रहेगा, तो 5 साल के एक साथ पे कर दें, ठीक है। वरना हो ये सकता है कि भाई आपने आपके डोमेन को 1 साल हो गया, आपने वो रिन्यू नहीं करवाया, तो फिर कोई दूसरा आकर उसको परचेज कर सकता है, तो फिर वो आपके पास से गया, ठीक है। फिर आप दूसरे के बंदे के पास जाओगे, बोलोगे यार मेरा डोमेन मुझे वापसी दे दो, वो बोलेगा लाओ भाई 10-15 लाख रुपए निकालो फिर दूंगा, और होता है ये भी, ठीक है। ये भी एक बिजनेस है, बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े ब्रांड का अगर डोमेन ले लें तो वो तो बोलेगा, वो ले नहीं सकते x.com का, लेकिन एग्जाम्पल चले पहले 8000 का था, 8000 का मिल रहा था x.com, जब twitter.com था, अब x.com हो गया। नहीं मिल नहीं सकता। असल में ये जो 1 लेटर वाले नेम है ना, कोई भी 1 लेटर का नेम हो इतना सस्ता नहीं होगा, 3 लेटर का नेम भी इतना सस्ता नहीं होगा। चाहे कुछ भी लिख दो, आप XYZ लिख दो, ABC लिख दो, कुछ भी लिख दो, इतना सस्ता नहीं होगा। कम से कम 5 लेटर्स वाला जो डोमेन है ना वो फिर थोड़ा सस्ता होना शुरू होता है, ठीक है। तो वेबसाइट है जैसे कि पॉपुलर वेबसाइट है GoDaddy, नेमचीप, ठीक है। डोमेन्स पाकिस्तानी वेबसाइट भी और ये इंटरनेशनल है। अच्छा GoDaddy लिखा और ऊपर क्या आ रहा है, नेमचीप, देख रहे हैं, क्योंकि नेमचीप ने गूगल को पैसे दिए, GoDaddy ने कम दिए। अच्छा दोनों पे स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। अच्छा लिखा मैंने GoDaddy और ऊपर मुझे नजर आ रहा है नेमचीप, क्योंकि नेमचीप ने ज्यादा पैसा दिया, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं अगर बोलूं यार मुझे आप डोमेन दे दो a.com, वैसे तो ये अवेलेबल नहीं होगा, देखिए ऑनलाइन टैग अब सिंगल लेटर का ना वैसे कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। क्या हो गया, ठीक है भाई। तो अब हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने तो खैर ऑलरेडी लिया हुआ है, org देखें मेरा अवेलेबल है, ठीक है। तो योर डोमेन नेम इज अवेलेबल, और ये जो है 9.99 यूरो का है, ठीक है। तो इसको हम करेंसी को चेंज भी कर सकते हैं, ये रहा PKR में, ठीक है। तो ये जो डोमेन आ रहा है ये 2500 तक का आ रहा है, ठीक है। और किसी और के नेम का अगर ले हम, क्या नेम है भाई किसी का, मोहम्मद सुलेमान, सुलेमान नेम तुम्हारा अवेलेबल है भाई, लेकिन आ कितने का रहा है, ये प्रीमियम में आ रहा है, ये आ रहा है 7 लाख तक का, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम है ना इस वजह से। सर ये वन टाइम वाली इन्वेस्टमेंट नहीं ये वन टाइम भाई नहीं है, फर्स्ट ईयर 7 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर से 5-5 हजार,
इस तरह होता है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है भाई आपका जो नेम है वो यूनिक है या क्या है। जैसे मेरा तो बड़ा सस्ता था, gaussahmed.com यूनिक था, तो 2000-2500 साल के बढ़ते हैं उसके, ठीक है। तो अगर पॉपुलर जितना मतलब ऐसा पॉपुलर नेम होगा आपका उतना ज़्यादा डोमेन महंगा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यार मुझे फेसबुक का डोमेन दे दो, इसका कोई भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। facebook.pro.me ये अवेलेबल है जो कि 1900 का है, ठीक है। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा facebook.com अवेलेबल है, फेसबुक, और 27.5 लाख रुपए का ये, ठीक है, प्रीमियम है। तो इस तरह भाई ये डोमेन होते हैं अलग अलग, जितना ज़्यादा फेमस होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा। अच्छा, एक टाइम था, एक न्यूज़ थी कि भाई google.com का डोमेन किसी ने परचेज कर लिया, ठीक है। google.com का डोमेन किसी ने ले लिया, तो अब उसने गूगल को रिटर्न जो है ना एक बहुत बड़ी अमाउंट में करा, ठीक है। ऐसा भी होता है कि लोग खरीद लेते हैं डोमेन और फिर उसको जो है वो जितनी डिमांड करते हैं उसके उतने पैसे वो लेते हैं और फिर देते हैं, ठीक है। क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता उनसे डोमेन वापसी लेने का, क्योंकि उनके पास इसकी ऑथराइजेशन आ जाती है, भाई डोमेन आपका है, ठीक है। तो इसकी एक पूरी रजिस्ट्री होती है जहाँ पे आपका डोमेन नेम रजिस्टर हो जाता है आपके नाम के ऊपर। जिस कंपनी से आप ले रहे हैं वो कंपनी जिम्मेदार है उस डोमेन की। जैसे GoDaddy से लिया तो ये जिम्मेदार है आपको डोमेन देने की, ठीक है भाई। तो ये सीन है सर, जैसे होस्टिंग पे डोमेन और होस्टिंग एक ही इसमें हो जाती है, हर वेबसाइट में हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखें, हम ना ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा बड़ी होस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत छोटी सी वेबसाइट है हमारी, बस डोमेन चाहिए, तो हम होस्टिंग जो है ना वो फ्री भी ले सकते हैं। जैसे नेटलिफाई फ्री देता है और नेटलिफाई एक ऑप्शन देता है, उसको हम अपना कस्टम डोमेन दे दें, मतलब यहाँ से नेम चीफ से या GoDaddy से हम डोमेन खरीदें और उसको नेटलिफाई के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो जब भी कब कोई इस डोमेन पे जाएगा तो उसको हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी, सिंपल। तो इसमें नेटलिफाई नहीं आएगा। नेटलिफाई नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ, ठीक है भाई। तो ये तरीका था डोमेन को परचेज करने का। अच्छा, अब इन इंटरनेशनल वेबसाइट से .pk का डोमेन नहीं मिलता, ठीक है। सब मिल जाएगा, .pk नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना माशाल्लाह से, तो इस वजह से, ठीक है। .us और .uk .au सब मिलता है, हर वेबसाइट का होता है। पाकिस्तानी डोमेन जो है ना, अच्छा हो सकता है कि हमारी मतलब गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी हुई हो या कुछ ऐसा हो कि इंटरनेशनल वेबसाइट पे नहीं मिलता, सिर्फ पाकिस्तानी वेबसाइट्स में मिलेगा आपको, जिसमें domains.pk हो गई, ओके नहीं pk, ठीक है भाई। वेब होस्टिंग इन पाकिस्तान 300 रुपये पर मंथ। अच्छा आप देखिए, मैं अगर डोमेन देखूं भाई gaussahmed.pk, तो ये डोमेन अवेलेबल है और इसका जो प्राइस है वो है 3350 ईयरली, ठीक है, हर साल पे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पाकिस्तानी वेबसाइट से आप इंटरनेशनल भी ले सकते हैं, .com भी मिलेगा, .us भी मिलेगा, .net .org सब डोमेन मिलेंगे, ठीक है। और इसका फायदा एक ये होगा कि इसमें पेमेंट ऑप्शन अच्छे होते हैं, आप इनको पे कर सकते हैं इजी पैसा से, जैज़ कैश से, बैंक ऐप से, कार्ड से या फिर बैंक में जाके, तो ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं। आप मतलब आप लोग आराम से डोमेन जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। वेब होस्टिंग का क्या सीन है, देखिए अभी तक हमने जो वेब होस्टिंग की ना वो फ्री की, नेटलिफाई पे, सर्च पे और गिटहब पे, ठीक है। अब इसमें देखिए वेबसाइट में क्या, वेब होस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिस्क स्पेस होती है, डिस्क स्पेस का मतलब ये कि जो आप वेबसाइट होस्ट, देखिए वेबसाइट होस्ट करना क्या सीन है कि देखिए अभी वेबसाइट आपके कंप्यूटर में है,
वेबसाइट का जो फोल्डर है वो आपके कंप्यूटर में, आप उसको चलाते हैं, क्लिक करते हैं, चल जाता है। तो वो वेबसाइट का फोल्डर आप किसी सर्वर में भेज रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जैसे गूगल ड्राइव में हम कोई फाइल अपलोड करते हैं उसी तरीके से। तो उसमें आपको कितनी स्पेस मिल रही है? तो 1 GB आपको मिल रही है 300 पर मंथ, ठीक है। ज्यादा चाहिए 550, फिर 750, फिर 1000, फिर 1250, ठीक है। तो ये सारे रेट्स हैं। फिर डेटा ट्रांसफर की लिमिट है 10 GB आपको मिल रहा है सबसे कम वाले में। डेटा ट्रांसफर का ये सीन है कि भाई जब आपकी वेबसाइट को कोई यूज कर रहा है ना, कि मैंने लिखा google.com, वेबसाइट लोड होके मेरे पास आई, तो डेटा ट्रांसफर हुआ मेरे पास उस सर्वर से, तो इसको हम बोलते हैं। तो ये 10 GB तक अलाउड है। अच्छा, free.com डोमेन इसमें नहीं है, आगे वाले पैकेज में है, लेकिन ये फ्री जो होते हैं ये 1 साल के लिए होते हैं, कि भाई 1 साल तक आपको डोमेन फ्री है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेंगे। फ्री SSL सर्टिफिकेट में ये सीन होता है कि भाई आपकी वेबसाइट इससे सिक्योर हो जाती है, ठीक है, और HTTPS आता है और आप लॉग भी बना हुआ आता है ऊपर, आपने देखा होगा। कंट्रोल पैनल आपको मिलता है जहां से आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेसेस क्या होते हैं? अब जैसे मैंने डोमेन लिया ghausahmed.com, अब मुझे ईमेल भी चाहिए, तो मैं अपना ईमेल बना लूं भाई contact@ghausahmed.com, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस बन जाएगा। तो जहां से आप ये होस्टिंग परचेज करते हैं ना, तो वो आपको होस्टिंग के साथ मिलते हैं ईमेल एड्रेसेस। तो ये 25 ईमेल एड्रेसेस दे रहे हैं बेसिक प्लान में, ठीक है। 50 दे रहे हैं, फिर अनलिमिटेड दे रहे हैं सबसे लास्ट वाले में, कि भाई जितने ईमेल्स आपको बनाने हैं आप बनाते रहो, ठीक है। इसको हम प्रोफेशनल ईमेल्स बोलते हैं, कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो शायद आपको मिली भी हो यूनिवर्सिटी की ईमेल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उसकी ईमेल आपको मिली भी हो प्रोफेशनल। सब डोमेन का ये सीन है कि भाई अब जैसे नेटलीफाई पे जब हम अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं ना, तो नेटलीफाई हमें सब डोमेन प्रोवाइड करता है, मतलब website.netlify.app, ठीक है। तो वेबसाइट डॉट जो लिखा है ना, ये सब डोमेन कहलाता है। तो ये बेसिक वाली होस्टिंग, ये मोबाइल कौन चला रहा है भाई? ये क्या कर रहा हो? टिकटॉक देख रहा बैठ के? असाइनमेंट की आवाज ये वाली आती है? ठीक है भाई। तो सब डोमेन ये आपको 2 दे रहा है, और लास्ट वाले पैकेज में अनलिमिटेड दे रहा है। MySQL डेटाबेसेस में, अच्छा ये डेटाबेस होता है जहां पे अपना डेटा स्टोर करते हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। तो ये 2 डेटाबेस आपको दे रहा है, और FTP अकाउंट्स भी आपको 2 दे रहा है, जिससे आप कनेक्शन बनाते हैं अपने सर्वर का किसी दूसरे सर्वर के साथ, ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर कलर्स जो है ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपकी वेबसाइट में काफी सारे, जिससे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, शॉपिफाई इंस्टॉल करते हैं, सारी चीजें होती हैं। और कॉर्टेसी साइट बैकअप भी दे रहा है आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं जब भी हम कोई वेब होस्टिंग लेते हैं, तो ये सारी चीजें देखते हैं, और उसके बाद फिर उस वेब होस्टिंग को खरीदते हैं हम। अच्छा, एक फायदा ये होता है कि जहां से आप वेब होस्टिंग खरीदे ना, डोमेन भी उनसे ले लें, तो फिर आपको ना कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता दोनों का, वो ऑलरेडी कनेक्ट होके आते हैं, ठीक है। होता क्या है, आपको एक पैनल मिलता है, कंट्रोल पैनल। जैसे गूगल ड्राइव पे आप कोई चीज अपलोड करते हैं, उसी तरीके से कंट्रोल पैनल पे जाकर आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देंगे, और जो डोमेन आपने लिया होगा जैसे कि ghausahmed.com, उसको जाके हिट करेंगे तो आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी। इतना आसान है, मतलब इसके ऊपर वेबसाइट को लाइव करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस अपलोड किया, लाइव हो गया। जब आप डोमेन नेम सर्च करेंगे ghausahmed.com या जो भी आपने लिया होगा, तो उस पर आपकी वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी। सेट है भाई। ईमेल अकाउंट्स देख लिए, और FTP देख लिया, थर्ड पार्टी टूल्स देख लिए। अच्छा, थर्ड पार्टी टूल्स होता ये कि किसी वेबसाइट पे आपकी फाइल्स पड़ी हुई हो, और उसको आपने अपने सिस्टम में भी अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो अपने कंप्यूटर में आप कर लें,
और वो आपकी वेबसाइट में जो कंट्रोल पैनल होता है ना, ये यहाँ पे बता रहे हैं कंट्रोल पैनल भी है ये वाला, इसका कनेक्शन आपके कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर के साथ बन जाता है और ये आपकी लोकल डायरेक्टरी जहां पे आपकी वेबसाइट पड़ी है उसको और आपकी ऑनलाइन डायरेक्टरी जो कि कंट्रोल पैनल है उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो आपको दोबारा डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो कनेक्ट हो गया अब आपके फोल्डर के साथ। ठीक है भाई, तो बस ये था इसमें। क्या कह रहे हैं? ये वाला असल में देखिए हम जो है ना आखिरी के हम 15 चैप्टर तक पढ़ते हैं, वैसे मैंने आपको सारे पढ़ा दिए क्योंकि इसमें थ्योरी वाली चीजें ही थी। कुछ काम इसमें ऐसे हैं जो जावास्क्रिप्ट के बाद होंगे, कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी हो सकते हैं, जैसे डोमेन होस्टिंग वगैरह सब अभी परचेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेंगे कि भाई अगर आप में से किसी को अपना डोमेन परचेज करना हो तो उसके लिए हम बाय कर लेंगे और उसके साथ साथ फिर सब सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि परचेज करे बगैर नहीं सीख सकते ऐसी चीजें नहीं, तो हमें कोई ना कोई डोमेन परचेज करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम जो है वो सीख सकते हैं इसको कि भाई कैसे होगा। तो या फिर ऐसा कर लेना ना आप लोग कि भाई अपना एक पोर्टफोलियो बना लेना, सब अपने अपने नेम का सब डोमेन परचेज कर लेना। ठीक है, जो भी आपका नेम है उसका डोमेन परचेज करके अपना पोर्टफोलियो बनाकर लाइव कर देना है आपने। ठीक है, अब जैसे कि मैंने भी बनाया हुआ कुछ, ठीक है, इस तरीके से भाई डोमेन लेके जब भी कोई सर्च करे आपका नेम तो ये आपका पोर्टफोलियो खुल जाए पूरा। ठीक है भाई, तो जो भी इस तरह का हो, जो भी कुछ लिखना चाहे आप लिखें और जो है वो लाइव कर दें। ठीक है, तो अब आप देखें कि ghausahmed.com पे जैसे ही मैं जा रहा हूँ कि तो मेरी वेबसाइट खुल रही है। तो ये काम जो है ना अभी हम इसी मॉड्यूल में करेंगे सब। ठीक है, तो किसी एक का डोमेन जो है ना वो मुझे बता देना तो मैं परचेज कर लूंगा। ठीक है, ताकि सब सीख लें और बाकी सारे जो है सब अपना अपना खुद करके जो है वो लाइव कर देंगे अपना पोर्टफोलियो। ठीक है भाई, तो अब सीन ये है कि यार अब जो है ना ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल के ऊपर। क्या हो गया? ठीक है भाई, तो एक और असाइनमेंट आ गया, बस ये थोड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये इमेज तो नहीं, पूरी इमेज है ये वाली, ये भी ये टेक्स्ट है सही, ये इमेज सही। अब प्रैक्टिकल करना है हमें ज्यादा से ज्यादा, और हमारी अब चीजें क्या रह गई हैं वो हम देख लेते हैं। और रिस्पॉन्सिव अभी रही है ना। अच्छा भाई, HTML और CSS ये हमारा हो गया। CSS वेरिएबल्स अभी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, CSS एनिमेशन के लिए लाइब्रेरी बताई थी मैंने, बताई थी, देखो यार बताई थी भाई, चलो दोबारा बता दूंगा। ठीक है, बताई थी, वैसे दोबारा बताएंगे। ठीक है भाई, तो काफी सारी एनिमेशन है इसमें। इसके बाद हमारा रह गया है मीडिया क्वेरीज, फ्लैक्सबॉक्स, फॉन्ट ऑसम बता दिया आपको, बूटस्ट्रैप रह गया, गूगल फॉन्ट्स आपको बता दिया, नेटलिफाई होस्टिंग, गिट एंड गिटहब बेसिक्स, डोमेन एंड होस्टिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया, देखिए इसको एक परचेज करके भी देख लेंगे कि भाई कैसे परचेज किया जाता है। सेट है। इसके अलावा बस हमारी चीजें रह गई हैं एनिमेशन, वेरिएबल्स, मीडिया क्वेरी, फ्लैक्सबॉक्स, बूटस्ट्रैप, बस। ठीक है, तो बाकी की चीजें जो हमने इसमें पढ़ ली, इसके बाद IT सीख गए आप, लैपटॉप रिपेयर करना जाके। सही, वो IT होती है यार, ग्रेट नहीं, फ्लैक्सबॉक्स पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, गिटहब
बता सकते हैं। ठीक है, तो गिटहब जो है ना, अभी आपको मैंने बताया गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू, जो कि सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो गिटहब थोड़ा और भी देखेंगे हम कमांड्स वगैरह के थ्रू कैसे होता है, और भी काफी सारे इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, और गिटहब में और भी काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, जैसे ब्रांचेस बनती हैं, फिर टीम वर्क कैसे होता है कि भाई हर टीम मेंबर अलग अलग लोकेशन पे बैठा हुआ है और सारे मिलके काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये चीजें थोड़ी देखनी है। अच्छा, अब इसके अलावा अब हमें बताएं कि भाई सीएसएस का अब हमें करना है क्विज। पढ़ेंगे ना भाई, उससे पहले क्विज होगा ना सीएसएस का। ठीक है, तो हमारे पास जो क्विजेस हैं, एचटीएमएल हमारा हो गया, सीएसएस रह गया हमारा। ठीक है भाई, और हो सकता है इसमें हमारा जो है ना एक गिट का भी क्विज हो जाए, गिट एंड गिटहब का। ठीक है, वो भी जरूरी है। तो ये हो जाएगा, तो उसके बाद आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट वेब डिजाइनिंग का। अब इसके बाद देखा जाएगा कि भाई क्विज़ेस पास है, असाइनमेंट कंप्लीट है। ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट हो, क्विज़ेस पास हो, और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के बाद वो मॉड्यूल 2 में जाएगा, और बाकी लोग जो है वो वेब डिजाइनर बन के निकल जाएंगे। ठीक है, और ये फुल एंड फाइनल है। ठीक है, तो जो भी मतलब जिसने सारे असाइनमेंट्स किए हुए होंगे, वो सारे असाइनमेंट्स, सारे क्विज़ेस पास, वो आगे क्वालिफाई करेगा। ठीक है, और जिसका नहीं है वो रुक जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें क्विज़ेस 2 हैं तो दोनों पास होना चाहिए। 3 रख लेंगे गिट का, तीसरा क्विज गिट का लेंगे, तो फिर ये ऐसा कर देंगे कि 2 पास होना जरूरी है। जिसके 2 पास होंगे वो आगे पढ़ेगा, जिसके नहीं होंगे, जिसका 1 पास होगा वो भी बाहर है। ठीक है, लेकिन ये मॉड्यूल, इस वजह से मॉड्यूल का फायदा ये होगा कि वो बंदा जो बाहर जाएगा ना, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वेब डिजाइनर बन के जाएगा। एचटीएमएल आती होगी, सीएसएस आती होगी, ठीक है, काफी सारी चीजें और भी बता दी, वेब होस्टिंग और ये सब उसको पता होगा, तो वो जो है ना वेब डिजाइनर बन सकता है। वेब डिजाइनिंग वाली जो भी चीजें होती हैं वो कर सकता है मार्केट में जाके। ठीक है, लेकिन ये इसका कंपटीशन बहुत है, काफी सारे लोगों को पहले से आती है, बच्चों को भी आती है आजकल। ठीक है, तो इस वजह से इतनी ज्यादा इसमें चीजें नहीं होंगी उसके लिए फायदे की। और जो मॉड्यूल 2 में जाएगा तो इसमें सारी मेन चीजें जो कि जावास्क्रिप्ट वगैरह, क्लास में कुछ लोग हमारे ऐसे भी होंगे भाई जिनको HTML CSS पहले भी आती होगी। ठीक है, और वो जावास्क्रिप्ट के लिए बैठे होंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट शुरू हो, में फायदा हो। ठीक है, लेकिन उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है भाई कि टेस्ट पास, असाइनमेंट कंप्लीट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होंगी तो ही बंदा आगे जाएगा, और ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। मॉड्यूल बनाने की वजह ही यही थी। ठीक है, तो भले हमारी आधी क्लास रह जाए ना, आधी क्लास रह जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दूसरी क्लासेस में भी हो, ये सारी क्लासेस में अप्लाई होगा ये रूल। तो 2 क्लास आधी आधी हो गई ना, तो 1 क्लास खत्म होके मर्ज होके 1 क्लास बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि फिर 1 क्लास खाली होगी तो फिर जिन लोगों को मौका नहीं मिला पढ़ने का, उनको मौका मिलेगा, उनके लिए कोर्स शुरू होंगे नए, वो लोग पढ़ने आएंगे। ठीक है भाई, कि ये ज्यादा बेहतर है ना। देखिए, अगर एक बंदे को मौका मिला और वो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, टाइम पास कर रहा है, तो इससे ज्यादा बेहतर ये। देखिए, मैं भी ये चीज सोचता हूँ ना, अगर मैं किसी की जगह लेके बैठा हूँ और मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है, मैं ये दिल में सोचूंगा यार मेरी जगह यार कोई जिसको ज्यादा जरूरत हो वो पढ़ ले यार। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है और हमें ये चीजें सोचना चाहिए। ठीक है, या फिर मुझे देखिए मौका मिला है तो भाई मैं इसको अवेल करूं और मैं इस तरह करूं यार, मैं अपने लिए कुछ करूं। ठीक है, तो और सैलानी का मकसद भी यही है कि भाई आप लोग कुछ बन जाएं। ठीक है, मेन गोल क्या है भाई, पाकिस्तान आगे बढ़े, कर्ज उतरे पाकिस्तान का। ठीक है, इंशाल्लाह होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको सही रहेगा, फायदा होगा, वरना ज्यादा बेहतर आपके लिए ये होगा कि यार मैं हटूं और मेरी जगह किसी और को मौका मिले। ठीक है, आप खुद भी यही सोचना चाहिए आपको।
ठीक है, तो अब कोशिश करके, अभी हमारे पास टाइम है, अभी भी 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है। अभी हमें वैसे कितना टाइम हो गया? 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया ना। कौन सी तारीख को शुरू किया था? 12 दिसंबर। ठीक है, ठीक है, आज 18 है ना, तो हम जो है ना इसको 12 फ़ैब को खत्म करेंगे मॉड्यूल को। ठीक है, 12 फ़ैब को ये पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, 2 महीने। ठीक है, तो इस 14 को कर देते हैं, चलो सही है, 14 फ़ैब को खत्म कर देते हैं। सर किसी ने नहीं आना, जब भी मैंने बोला 14 को कर दो। ठीक है, 14 को वैसे वेडनेसडे छुट्टी है आपकी। ठीक है, तो 2 महीने का ये हमारा मॉड्यूल था, जो कि 12 फ़ैब को एंड हो जाएगा। और फिर 12 फ़ैब के बाद जो है ना वो देखा जाएगा सारी चीज़ों को। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और मैं भूल गया, अटेंडेंस। 3 चीज़ें होंगी, अटेंडेंस, क्विज़ेस और असाइनमेंट्स। तो इन 3 चीज़ों के बेस पे जो है ना वो आप आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे। और अगर इन 3 चीज़ों में वीक हो आप तो फिर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे, ताकि जो है फिर वो दूसरे को मौका मिले। ठीक है भाई, टेस्ट बताएं कब करें? टेस्ट में जो है ना CSS के चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कर ले, सैटरडे वाले दिन कर लेते हैं। अगले मंडे करें, क्यों भाई? 23। ठीक है भाई, 23 को कर ले। $25 को कर लेते हैं, चलें। ठीक है, अच्छा अब मैं थर्ड असाइनमेंट दे देता हूँ आपको। करना तो पड़ेगा ना भाई, 3 ही असाइनमेंट अभी पूरी CSS हो गई हमारे 3 ही असाइनमेंट हुए। अब आपको दूसरा क्लासरूम अगर खोल के दिखाऊं कि कितनी मतलब हुई हुई लोगों की। अब बैच 10 CSS के अगर हम देखें कितने असाइनमेंट हैं, 5। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ ज्यादा है, 5 ही है। अच्छा, ठीक है, तो आपके भी 5 ही हो जाते हैं फिर, सही। अभी रहने दे, फिर कब करोगे भाई? अब देखो इसका भी यही हाल है। मुझे तो लग रहा है माशाल्लाह से 50 लोग तो बच जाएंगे हमारी क्लास में इंशाल्लाह। 50 लोग तो बचना चाहिए जो कि आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ सके। ठीक है, और 50 के अलावा जो है फिर वो सारे आप लोग जो है वो वेब डिजाइनर, ठीक है, वेब डिजाइनर बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो असाइनमेंट है ना वो फिग्मा फाइल्स हैं, जो मैंने आपको जिन दिखाई दी ना उसी तरीके की फिग्मा फाइल्स हैं, उसको देख के आपने पूरा कंप्लीट बनाना है। ठीक है, मैं एक दफा बता देता हूँ क्योंकि काफी सारे लोग कर भी रहे ना, ये भी बात है कि उनको तो असाइनमेंट मिल जाए ना। डेट बढ़ा देंगे, मसला नहीं। अच्छा भाई देखिए, फिग्मा का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको क्या सीन है। हाँ फ्री है। देखिए आपने लॉगिन किया इस पे, ये डिजाइन आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जूम इन जूम आउट भी हो रहा है, आप इसको मूव कर सकते हैं स्पेस बार के थ्रू। स्पेस बार से मूव करते हैं और ये आप अब जैसे आपको ये लोगो चाहिए ना, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, इसका कलर भी आपको पता चल रहा है, हर चीज पता चल रही है। यहाँ से एक्सपोर्ट किया,
किस टाइप में चाहिए, पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी और पीडीएफ। तो मैंने कहा भाई पीएनजी में चाहिए, प्रीव्यू देख लिया तो ये आ गया लोगो, मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान तरीका है इसको यूज करने का। तो आपके पास इमेज आ जाएगी ये वाली। बोर्ड स्टेप नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आपने देखना है कि बटन है हेल्प सेंटर का, इस पे क्या क्या स्टाइल है। बटन पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, इसकी विड्थ है 182, हाइट है 50, टॉप ये पोजीशन से इसको इग्नोर करें, रेडियस इस पे दिया हुआ है 5.9। ठीक है, और इसका कलर जो है वो ये है। अच्छा इस पूरे को देखना चाहें, इसका भी स्टाइल देख लें, इसका भी। अच्छा फॉन्ट देखना चाहें कि भाई इसका फॉन्ट क्या है, फॉन्ट का नाम है गिलरेड। ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी है। इसके साथ साथ फिर एक दो और है, तकरीबन 5 बनाएंगे आप ये फिग्मा। ठीक है, कितने फिग्मा बनाएंगे, 5 फिग्मा वेबसाइट्स बना लें। अच्छा इसकी चले एक और चीज भी है कि यार अभी ये नहीं देते, नेक्स्ट क्लास में ना हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाना सीखेंगे। तो फिर ये पॉकीमॉन वाला असाइनमेंट के बाद जो भी असाइनमेंट्स होंगे ना वो रिस्पॉन्सिव भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी डिवाइस में वो एक्सेसिबल हो, मोबाइल पे चलाएं तो वहाँ भी सही शो, टैबलेट पे चलाएं वहाँ भी सही शो, हर डिवाइस में वो बिल्कुल सही शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में जो है ना आप देख लेंगे रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है यूजिंग मीडिया क्यूरी एंड फ्लेक्स बॉक्स। तो ये दो चीज़ें जो है वो नेक्स्ट क्लास में हमें देखनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप किसी भी असाइनमेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बड़े आराम से। एनिमेशन वाली कौन सी वेबसाइट बताइए? एनिमेशन की ये थी ना animate.style, animate.style। ठीक है, इसको यूज करना बहुत आसान है। ये इसकी लिंक है CSS की फाइल की, ये आप लिंक कॉपी करेंगे जैसे HTML में हम देते हैं ना अपनी CSS का, ये वाली दे देंगे। उसके बाद ये तरीका, इसको आप किसी भी एलिमेंट को क्लास देंगे, ये अप्लाई हो जाएगी एनिमेशन। अच्छा ये जो शुरू वाली क्लास है एनिमेट और एनिमेटेड अंडरस्कोर एनिमेटेड, ये फिक्स रहेगी। मतलब जिस एलिमेंट को आपने एनिमेशन देनी है तो ये वाली क्लास उस एलिमेंट पे लाजमी आपने देनी है। ठीक है, और ये आगे वाली जो है ना ये हर एनिमेशन के हिसाब से चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे काफी सारी एनिमेशन है, बाउंस है, फ्लैश है। ठीक है, तो काफी सारी एनिमेशन यहाँ पे है जो अलग अलग है। तो इनकी क्लास अगर आपने कॉपी करनी है, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो कौन सी आई है, एनिमेट बैक आउट ऑफ, और इससे पहले क्लास होनी चाहिए थी कौन सी, 2 क्लास होंगी आपके एलिमेंट के पास, एनिमेट एनिमेटेड और स्पेस एनिमेट बाउंस, और जो भी था ये बाउंस आउट ऑफ ये आ जाएगा वहां पे। तो दोनों क्लास आप देंगे तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब इसके पीछे हो क्या रहा है थोड़ा वो भी देख लेंगे कि भाई CSS पे ये एनिमेशन जो है वो बनती कैसे, ये तो हम बनी बनाई यूज कर रहे हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। आसान होता है, ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता समझना, लेकिन बेहतर यही है कि जो है ना हम बनी बनाई यूज कर लें, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम लगता है, समझना पड़ता है चीज़ों को। तो इस वजह से हम अपनी नहीं बनाते बल्कि बनी बनाई यूज कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी है, तो ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, इसके अलावा भी लाइब्रेरी है लेकिन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ठीक है भाई, किसी का कोई सवाल अभी तक? सर फिग्मा टू HTML का थोड़ा बना के दिखा दीजिए, नेक्स्ट क्लास तक पता चल जाए लेआउट किस तरह से। ठीक है, ठीक है, एक ही बात, जैसे सॉलिड पेपर हमने बनाया था देख देख के इस तरह वैसे ही बनेगा, लेकिन फिर भी एक फिग्मा को कोई हम जो है ना बना के भी देख लेंगे। ठीक है भाई, कोई सवाल? सारी चीजें क्लियर है? यस सर। जी कोड किससे भेजना है भाई? देखिए अब से ना एक काम ये करें आप कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करें, असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका बता रहा हूं, तो असाइनमेंट की सबमिशन में मुझे चाहिए आपकी गिटहब रेपो का लिंक। क्या चाहिए? गिटहब रेपो का लिंक। गिटहब रेपो पे जब आप जाएंगे ना तो आपकी जो रेपो होगी
अब जैसे कि ये रेपो है, ये हमारा असाइनमेंट है, ये इसकी index.html की फाइल, ये इसकी अबाउट की फाइल, CSS की फाइल सारी आ रही होंगी। अगर गिटहब पे डिप्लॉयमेंट हो सकती है कर दें, ठीक है। और उसके बाद गिटहब में ना एक रीडमी की फाइल होती है, पता है ना, रीडमी की फाइल के अंदर उसका लिंक डाल दें, ठीक है। तो जब रीडमी में आप लिंक डाल देंगे ना, यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं है रीडमी का, बल्कि मैं लॉगिन ही नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिंक डाल दें, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे वो लिंक, रेपो पे वो लिंक शो होगा। मैं क्या करूंगा, ये कोड देखा, नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक किया, वेबसाइट देखी, हो गया काम, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबमिट करना। अब लिंक जो है भले गिटहब का हो, सर्च का हो, नेटलिफाई का हो, किसी का भी लिंक हो, लेकिन वो बस यहाँ पे शो होना चाहिए आपके रेपो के ऊपर लाजमी, ठीक है। तो अब से हर कोई इस तरह सबमिट करेगा, ना जिप एक्सेप्ट होगा, ना जिप फाइल होनी चाहिए, ना डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, बल्कि गिटहब का लिंक होना चाहिए हर किसी का, ठीक है। अगर नहीं आता गिटहब पे अभी तक, मैनुअली कर दो, गिटहब पे जाके भी ऑप्शन होता है कि मैनुअल अपलोड कर दो, ठीक है। लेकिन चाहिए मुझे गिटहब पे, ठीक है, लाजमी। सही है भाई, यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।